गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में मैं इन लायक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है अस्थिर मकड़ जाल। आपने लास्ट वीडियो में स्थिर मकड़ जाल के बारे में देखा था। हमने व्यष्टि प्रावेगिक विश्लेषण के बारे में आपको थोड़ा बताया था। उसके बाद में मैंने आपको स्थिर मकड़ जाल यानी जो फिक्स स्पाइडर नेट है उसके बारे में बताया था, और आपने देखा उसमें कि उसमें यदि एक बार संतुलन भंग हो जाता है तो वापस प्राप्त हो सकता है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का अस्थिर मकड़ जाल है। सेकंड टॉपिक था हमारा अस्थिर मकड़ जाल। अनफिक्स स्पाइडर नेट होता है ये। तो व्यष्टि प्रायोगिक विश्लेषण का ये सेकंड टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि अस्थिर मकड़ जाल होता क्या है। अस्थिर मकड़ जाल एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें यदि अर्थव्यवस्था में एक बार संतुलन भंग हो जाता है तो उस संतुलन को हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते, जो कि हम अस्थिर मकड़ जाल के द्वारा इसको हम शो करते हैं, दर्शाते हैं कि एक बार संतुलन भंग हो गया है तो ये वापस प्राप्त नहीं होने वाला है। तो ये किस तरीके से प्राप्त नहीं होता है, डायग्राम में हमें ये बना के दिखाना होगा। तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि अस्थिर मकड़ जाल में यदि संतुलन भंग होता है तो वो किस तरीके से प्राप्त नहीं होता है। तो यही हमारा आज का है जो टॉपिक रहेगा। तो स्पाइडर नेट के लिए सबसे पहले हम OX OY खींचते हैं। लाइनें हमेशा जब भी डायग्राम बनाइए स्केल से बनानी है आपको, ताकि सीधी बने। डायग्राम जितना अच्छा होता है उतना ही ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव होता है, अट्रैक्ट करता है देखने में। तो इसलिए डायग्राम हमेशा लाइनें स्केल से खींचे। सबसे पहले OX OY खींचना है। इधर कीमत, प्राइस, और इधर डिमांड एंड सप्लाई, मांग एवं पूर्ति मात्रा। तो हमने सबसे पहले डायग्राम के जो बेस है उसको हमने तैयार कर लिया है। अब हम जो चीज़ बनाएंगे वो है सबसे पहले एक इक्विलिब्रियम, एक संतुलन बनाएंगे, जिससे कि आप ये समझ पाओगे कि संतुलन भंग होता है तो हम नया संतुलन किस तरीके से बनाते हैं। तो नए संतुलन के लिए सबसे पहले हमें OX और OY खींचना है। उसके बाद में हमने ये काम कर चुके हैं ये। उसके बाद में हम खींचेंगे मांग वक्र और पूर्ति वक्र। तो सबसे पहले मांग वक्र ही बनाना है। मांग वक्र हम सीधा खींच सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद में सप्लाई वक्र खींचते समय थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमें। सप्लाई वक्र अपने जो स्थिर मकड़ जाल था हमारा, उसमें आपने देखा हमने 45 डिग्री से थोड़ा इधर की ओर यानी थोड़ा सा बड़ा कोण बनाया था हमने, ठीक है। अब ये देखो कोणा है, ये 45 डिग्री का सीधा यूँ मिला है 45, ये 90 डिग्री का है। इसका हाफ क्या है 45 हो जाता है। इधर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा कोण बनता जाएगा यूँ। तो अब हमें इधर से लेना, ऊपर से, इस कोने से ऊपर की ओर लाइन खींचनी है हमें सप्लाई की। तो हम जो चाह रहे वो कंडीशन हमारी आराम से हमें मिल जाएगी। ये SS वक्र हमारा है जो क्या है, सप्लाई वक्र। तो इस कोने से ऊपर की ओर खींचना है, बस इतना ध्यान रखना होता है हमें। और जो हम चाह रहे हैं, जो चीज़ हम डायग्राम में बनाना चाह रहे हैं वो हमारे सामने होगी। आप देखिए किस तरीके से। सबसे पहले हम संतुलन को इधर उधर मिला देते हैं दोनों साइड में। ये क्वांटिटी हो जाएगी, ये इक्विलिब्रियम है हमारा, और ये प्राइस, और ये क्वांटिटी हमने बना दी है। अब हमें क्या करना है, संतुलन को वापस लाना नहीं है, ठीक है। संतुलन वापस प्राप्त नहीं करना है तो थोड़ा चेंज करना है डायग्राम में। लास्ट डायग्राम में हमने पूर्ति को थोड़ा सा दूर से खींचा था, अब इसमें पूर्ति क्या करेंगे, हम नज़दीक से खींच, थोड़ा कम करें, कमी करनी है। पूर्ति में हम कमी करते हैं, लास्ट में भी कमी की थी, इसमें भी कमी करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा नज़दीक से।
तो हम इसको क्या करेंगे Q1, क्योंकि हमें ऐसी स्थिति दिखानी है जिससे संतुलन एक बार भंग हो गया है तो वो वापस प्राप्त नहीं होना है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति के लिए हम पूर्ति में कमी करेंगे, लेकिन पास से करेंगे। अब आप देखते जाइए, थोड़े 1-2 चीज़ इसमें चेंज किए हमने, वो उनका ध्यान रखोगे तो आराम से बिल्कुल क्लियर डायग्राम बनेगा। हमने जैसे पूर्ति में कमी करी, तो पूर्ति में कमी करते ही देखिए आप क्या हो जाएगा, इधर दिखाएंगे पूर्ति को कितनी कम हुई है, इसको डैश डैश करके नीचे की ओर मिलाएं। तो ये हमारा पूर्ति हमने कमी करी है, इसका नाम हम क्या देंगे, जैसे कि हमने दिया था पहले S1, इसी प्रकार से इसका भी नाम दे देते हैं S1, ठीक है। सप्लाई है जो कमी कर दी हमने इसमें S1। जैसे ही पूर्ति कम होती है, आप जानते हो कि मार्केट में पूर्ति कम होगी, माल कम होगा तो रेट बढ़ जाएगी, तो रेट हम बढ़ा देते हैं। रेट बढ़ के क्या हो जाएगी, यहाँ ऊपर चली जाएगी, ऊपर सीधा इसको ऊपर मिलाना है, जहाँ स्केल से आपकी लाइन सीधी जाए, इसको कहेंगे प्राइस, P1 नाम दे देंगे। रेट बढ़कर पहले तो ये लाइन आ रही रेट की, अब ऊपर चली गई है, यानी पहले रेट यहाँ थी अब ऊपर आ गई है, ठीक है। तो रेट बढ़ गई। जैसे रेट बढ़ती है, सप्लायर क्या करते हैं, बढ़ी हुई कीमतों पे सभी ज़्यादा माल बेचना पसंद करते हैं, तो इसलिए अब क्या होगा, ज़्यादा सप्लाई करेंगे। तो जैसे रेट बढ़ेगी सप्लायर अधिक पूर्ति करेंगे। सीधी लाइन यहाँ मिलानी है अपने को, तो इस तरीके से सीधी लाइन हम यहाँ मिलाएंगे डैश डैश करते हुए, और इसको नाम हम देंगे S2। जैसे कीमत बढ़ेगी सप्लायर अधिक पूर्ति करेंगे, और कहाँ आएगी ये, अधिक इधर आ जाएगी। इधर इस पूर्ति को यदि आपको देखना है कि ज़्यादा कैसे, तो नीचे इसको लेके जाओ यूँ, तो आपको पता चलेगा पूर्ति ज़्यादा यहाँ है। क्वांटिटी पहले ये थी, कम कर दी, इधर आएंगे, इसको मिलाते हैं तो ये आगे आती है, यानी मतलब ज़्यादा हो जाती है, तो पूर्ति ज़्यादा होगी। पूर्ति जैसे ज़्यादा होती है, मार्केट में माल ज़्यादा होते है, रेट क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, डाउन आ जाती है, रेट कम हो जाएगी। इसको नाम देंगे P2। जैसे ही रेट कम हो गई है, फिर क्या होगी, वापस सप्लायर क्या करेंगे, रेट डाउन होने पे माल ज़्यादा नहीं बेचते, कमी कर देते हैं, कम और बेचते हैं, तो मार्केट में वो क्या वापस कम करने का प्रयास करते हैं सप्लाई का, तो सप्लायर कम करेंगे पूर्ति। तो इधर इसको मिलाते हैं तो लगभग ये यहाँ आएगा, तो इसको नाम देते हैं S3। जैसे ही रेट कम हुई, सप्लायर ने सप्लाई में कमी कर दी S3, ठीक है। पहले ये थी, इधर आएंगे तो कम होगी, ऊपर जाएंगे तो ये बढ़ती है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। जैसे सप्लाई कम होती है, रेट बढ़ करके ऊपर चली जाएगी। इधर इसको सीधी लाइन में इसको डैश डैश करके मिलाना है। जैसे ही पूर्ति कम हुई, कीमत बढ़कर कहाँ पहुँच गई, इसको P3 नाम देंगे, ठीक है। और जैसे ही रेट बढ़ेगी, यानी इधर से रेट ऊपर की ओर बढ़ रही है, नीचे जाती है तो रेट कम होती है, पूर्ति इधर जाती है, इस कोने से इक्विलिब्रियम से ऊपर जाती है तो बढ़ेगी, नीचे आती है साइड में तो घटेगी, ये ध्यान रखना आपको। यानी इस इधर से आगे बढ़ना है, इधर से पीछे घटना है, दोनों में, ठीक है, चाहे वो प्राइस हो और चाहे ये हो। तो सॉरी, प्राइस का हमने, प्राइस इधर बढ़ेगा और जो पूर्ति है वो इधर बढ़ेगी, ध्यान रखना है। प्राइस नीचे की ओर आएगा तो घटेगा, और सप्लाई इधर नीचे की ओर आएगी तो घटेगी। तो नीचे की ओर जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों घट रहे हैं, ठीक है। इधर पूर्ति घट रही है और इधर रेट घट रही है, प्राइस, और इधर ऊपर की ओर दोनों जा रहे हैं, तो इसका मतलब इधर तो सप्लाई बढ़ रही है और इधर ये प्राइस कीमत बढ़ रही है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ऊपर दोनों जाएंगे तो बढ़ेंगे, नीचे दोनों आएंगे तो घटेंगे। अब हमें क्या करना है कि जैसे रेट हमारी P3 हुई, रेट बढ़ गई, ठीक है, तो सप्लायर बढ़ी हुई कीमतों पे क्या करते हैं, अधिक सप्लाई करते हैं, तो वापस क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे, ठीक है। इधर तो सीधा हम इसको यहाँ मिलाएंगे सप्लाई वर्कर पे, इसका नाम देंगे S4। और बढ़ी हुई सप्लाई पे जैसे सप्लाई बढ़ेगी तो रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सप्लाई यदि बढ़ जाती है तो रेट में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। बढ़ी हुई पूर्ति पे रेट क्या आ जाती है, हमेशा डाउन आ जाती है, तो रेट कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ आ जाएगी नीचे। इसको हम नाम देते हैं P4। तो ये इसी क्रम में 4 पॉइंटों तक तो हमें दिखाना है,
उसके बाद में ये बताना है कि ये इसी क्रम में बाहर घूमता रहेगा, बढ़ता रहेगा, वापस प्राप्त नहीं होगा। तो इसको थोड़ा आगे और बढ़ा देते हैं जब तक हमारी लाइनें इसको मैच कर जाए। तो लगभग यहाँ है ये, इसको थोड़ा सा यूँ इधर मिला देंगे और आगे की ओर इधर इसको थोड़ा सा एक डायरेक्शन बना देंगे यूँ, और इस तरीके को छोड़ देंगे बना करके कि ये मकड़ जाल है जो इस तरीके से ही घूमता रहेगा, वो वापस प्राप्त नहीं होगा। तो ये था हमारा अस्थिर मकड़ जाल, जिसमें हम ये स्थिति दर्शाते हैं कि एक बार अर्थव्यवस्था में यदि संतुलन भंग हो जाता है तो उसे हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन होती है अस्थिर मकड़ जाल की। अब थोड़ा सा इसको वापस डिस्क्राइब करने वाली बात पे आ जाते हैं कि इसको डिस्क्राइब कैसे करें। तो सबसे पहले OX पे क्या लिखा है और OY पे क्या लिखा है, ठीक है। ई के बारे में और लिख देना साथ में कि ई संतुलन, जहां OP कीमत पर OQ मात्रा का निर्धारण है। अब हम लिखेंगे आगे कि जैसे ही हम पूर्ति में कमी करते हैं, ठीक है, OQ1 की जगह इसको हम क्या नाम देंगे, S1, ठीक है। जैसे ही पूर्ति में हम कमी करते हैं, एक पूरा पैराग्राफ बनाना है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से लिखना है। जैसे ही पूर्ति में हम कमी करते हैं S1 तो कीमत बढ़कर P1 हो जाती है, ठीक है, और बढ़ी हुई कीमतों पर सप्लायर अधिक पूर्ति करते हैं S2, यहाँ बीच में लिखेंगे S2, अधिक पूर्ति करते हैं S2। जैसे ही सप्लाई अधिक होती है तो कीमतें घटकर नीचे आ जाती है P2, बीच में ब्रैकेट में लिखना है आपको P2। और जैसे ही कीमत घटेगी सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लायर क्या करते हैं, नीची कीमतों पे कम माल बेचना पसंद करते हैं, तो इसलिए सप्लाई क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और जैसे ही सप्लाई कम होगी रेट बढ़कर वापस है जो P3 हो जाएगी, ठीक है, रेट बढ़ जाएगी। जैसे ही रेट बढ़ती है फिर वापस सप्लायर अधिक पूर्ति करते हैं S4, ठीक है, ये साथ में ब्रैकेट में लिखते जाना है S4, यानी बढ़ी हुई कीमतों पे सप्लायर अधिक पूर्ति करते हैं S4। जैसे ही सप्लाई ज़्यादा होगी रेट घटकर आ जाएगी P4 पर, यानी नीची कीमतों पर ये अधिक पूर्ति पर कीमतें नीचे आ जाती है, क्या हो जाती है, P4 हो जाती है। और नीची कीमतों पर सप्लायर क्या कर देते हैं, सप्लाई कम कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सिस्टम है ये इसी तरीके से चलता रहता है, वापस अर्थव्यवस्था में संतुलन प्राप्त नहीं होता है। उपरोक्त रेखा चित्र अनुसार हम यह बता सकते हैं कि इसमें वापस संतुलन प्राप्त नहीं होगा। तो इसके बारे में आपको बेसिक यही लिखना है, जैसे कि लास्ट डायग्राम में आपने देखा था स्थिर मकड़ जाल में, उसी प्रकार से इसका वर्णन करना होगा। यहाँ से जैसे पूर्ति में कमी करते हैं कीमत घट जाती है, और पूर्ति में कमी करते कीमत बढ़ जाती है, और कीमत बढ़ते ही सप्लाई लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेचते हैं। जैसे ही सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी रेट डाउन हो जाएगी, रेट डाउन होते ही सप्लाई कम कर देंगे लोग। जैसे ही सप्लाई कम होगी वापस रेट बढ़ जाएगी, और बढ़ी हुई कीमत तो वापस सप्लाई ज़्यादा करेंगे लोग। तो इस तरीके से रेट बढ़ेगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होती है रेट कम हो जाएगी, और ये सिस्टम इसी तरीके से ये चलता रहता है। तो इसके बारे में आपको एक पूरा पैराग्राफ के रूप में इसको डिटेल से बताना है, इस डायग्राम को समझाना है, जैसे कि लास्ट डायग्राम को हमने समझाया था। तो इस तरीके से जो व्यष्टि प्रायोगिक विश्लेषण है उसमें दो प्रकार के मकड़ जाल देखे हमने, एक देखा आपने स्थिर और दूसरा था ये अस्थिर। स्थिर में एक बार संतुलन भंग होने पे उसको वापस प्राप्त किया जा सकता है, अस्थिर में एक बार संतुलन भंग हो गया तो वो वापस प्राप्त नहीं होता है। अर्थव्यवस्था में संतुलन इसी तरीके से, ये अर्थव्यवस्था है जो असंतुलित तरीके से इसी तरीके से चलती रहती है, संतुलन की स्थिति वापस नहीं आ पाती है। तो ये थे दोनों मकड़ जाल जिनसे हम ये अर्थव्यवस्था में संतुलन किस तरीके से बनता है और बिगड़ता है ये समझा। और आज के वीडियो में इतना ही। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कॉल करके ज़रूर पूछिए। और आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।